नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसी के अंतर्गत नई काव्यधारा है ना, अर्थात पद्य कविता का जो विकास काल है, उसी के अंतर्गत द्वितीय उत्थान में हम पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध के विषय में आज जानेंगे। इससे पूर्व हमने भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों के विषय में जाना, फिर हमने श्रीधर पाठक जी का क्या योगदान रहा, इसको कल की कक्षा में समझा, और अब हम पढ़ेंगे अन्य जो कवि हैं उनका हिंदी पद्य के विकास में अर्थात हिंदी कविता के विकास में क्या योगदान रहा। पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। कितने इंटेलिजेंट है ना शुक्ल जी के, उन्हें कब किसने क्या लाइनें बोली, क्या पंक्तियां बोली, वो सब याद है। अब अयोध्या सिंह जी पर उर्दू का कैसा प्रभाव था ये देखिए। खड़ी बोली है लेकिन छंद उर्दू के हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा ना होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। तो इस तरीके से आपको इसमें उर्दू की भी झलक देखने को मिलेगी, यानी उर्दू का प्रभाव इन पर है। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संवर्धनी पटुता उसे दो हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। अब द्विवेदी युग में है तो प्रिय प्रवास कैसा एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास लिखेंगे वो संवत 1971 में। इस पहले उनकी जो कविता थी अयोध्या सिंह जी की, उस पे खड़ी उर्दू का प्रभाव था, लेकिन बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला 1903 में, सन 1903 में, उसके बाद जो बदलाव आए हिंदी में, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पहले की कक्षाओं में। तो उन्होंने क्या कहा कि उर्दू की बजाय हमें कहाँ से शब्द लेने चाहिए, अपनी संस्कृत से शब्द लेने चाहिए। तो इस प्रयोग को करके उन्होंने बहुत विशाल एक ग्रंथ बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्रिय प्रवास, जिसे हम हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि नव शिक्षकों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जटित अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक निकल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर, चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को ह था किया दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। वह सर्वत्र बात यह नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि कई पंक्तियों में अयोध्या सिंह जी ने प्रिय प्रवास के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। प्रथम दृष्टया देखने पर कैसे लगता है कि कहीं यह संस्कृत की रचना तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे केवल कुछ पद हैं जिनमें संस्कृत अधिक है, बाकी सरल भाषा में भी हैं तो लोगों की समझ में भी आते हैं।
काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का बहुत अच्छा वर्णन है। विरह वेदना से शुद्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी एक सेकंड, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अव्यय इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या कर कहकर लोग रोते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सकता है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य विधान है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया है। दो प्रकार के नमूने यहाँ उद्धृत किए गए हैं। तो ये महाकाव्य, देखिए प्रबंध काव्य नहीं है, महाकाव्य। वैसे इसे हिंदी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब नमूने हैं, ठीक है। रूपोद्यान, प्रफुल्ल प्राय, कलिका, राकेंदु बिंबानना, तनवंगी, कलहासिनी, सुरसिका, क्रीड़ा कला, पुतली, शोभा वारद की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीला मई, श्री राधा मृदुभाषिणी, मृगदृगी, माधुर्य सन्मूर्ति थी। तो की थी के अलावा कहीं भी आपको संस्कृत शब्द हिंदी शब्द नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा बार आया, यों ही बीती विपुल घटिका, और कई बार बीते, आया कोई ना मधुपुर से और ना गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई ना कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चौखे चौपदे नाम से उनका प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जाता है, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे किसकी रचना है ना। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, है ना, पॉलिसी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। शब्दों के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की एक बड़ी विशेषता है। कौन सी कला? द्विकलात्मक कला। दो तरह की भाषाएं वो लिख लेते हैं, दो तरीके से वर्णन कर लेते हैं। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास, जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे। अब वह छप रहा है, तो शुक्ल के समय तक नहीं छप पाया था, मतलब छप ही रहा था, ठीक है। तो आप इनके कौन कौन से याद रखेंगे? 3 हो गए। प्रिय प्रवास तो बार बार पूछा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। दूसरी इनकी रचना है चौखे चौपदे, जिसमें अधिकतर मुहावरों को लेकर उसमें विधान किया गया है। तीसरी इनकी वैदेही वनवास है, ठीक है। तो 3 रचनाएं हो गई। अब आगे जो आएंगे वो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। इनको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो नए विद्यार्थी हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करिए। इस पुस्तक की बाकी जो वीडियोस हैं, जो कक्षाएं हैं, आपको क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी पुस्तक को आपको पूरा पढ़ना है और एक बार में आपको याद आ जाए या समझ में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। तो आप 1 से 2 बार प्रतिदिन ये वीडियोस देखते रहिए, जब तक कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ ना लें। बाकी आगे इसको नोट्स के माध्यम से या शॉर्ट में जैसे भी टाइम मिलता है करवाएंगे। लेकिन नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, तो इस पुस्तक को पढ़े बिना आप नहीं जाएंगे। आपके पास है तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो फ़ोन में आप डेली 1-2 वीडियो सुनने की आदत डालें। शुरू में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, कठिन लगे। अच्छा ना लगे से मतलब कठिन लगे, इंटरेस्ट डेवलप ना हो, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत बीच में आपसे बातें भी करूँ, कुछ समझाने का भी प्रयत्न करती हूँ। क्यों करती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों से इस पुस्तक की महत्ता स्पष्ट है कि प्रश्न आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे, है ना। एक निर्णायक भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, ठीक है। बाकी आपकी अन्य गद्य विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह सहित नेट परीक्षा के पुराने सभी पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट चेक करते रहना और निरंतर आपको पढ़ाई करते रहना है, सुनते रहना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना है, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महादेवी, ओहो पता नहीं, मैं जब भी महावीर प्रसाद बोलती हूँ ना, महादेवी जी बहुत याद आती है ना।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में ध्रुव ऊपर वाली टंकी में नहीं आ रहा। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी, और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब आगे क्या करते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पद्य रचना की जो प्रणाली स्तर की, उनके संबंध में भी बहुत कुछ विचार कर लेना चाहिए। गद्य में क्या व्यापक उन्होंने परिवर्तन आए, उनके माध्यम से क्या परिवर्तन आए हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि बाल मुकुंद गुप्त का अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनका विवाद है, या अन्य कवियों के साथ माधव प्रसाद मिश्र हैं, या जो भी विवाद हुआ वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब पद्य पर, कविता पर द्विवेदी जी का क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे, ठीक है, आज की कक्षा में। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्राय गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। बेटा मेरी टेबल मत लाओ, आप यहां बैठो ना दूर। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। तो एक जो छोटी सी बात यहाँ निकल कर आ रही है इन दोनों लाइनों में, वो क्या आ रही है कि पहले जो हमने जब देखा, जब अच्छा सुनना चाहा, अच्छा लिखना चाहा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहा, तो किधर देख रहे थे हम? एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तरफ, पाश्चात्य साहित्य की तरफ देख रहे थे। दूसरा किधर देख रहे थे हम? बंगाल की तरफ, कोमलकांत पदावली। किंतु अब क्या हुआ? द्विवेदी जी बंबई की ओर रहे, तो अब भाषा में क्या, मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत वित्त, तो मराठी साहित्य की जो विशेषताएं वो द्विवेदी जी के माध्यम से हमारी कविता में आ रही हैं। वो क्या है? गद्य की सी रचना है ना। द्विवेदी जी ने हिंदी में इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रजभाषा का ही आलंबन लिया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविता संस्कृत वृत्तों में पर ब्रजभाषा में ही लिखी गई थी। जैसे श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, तिहारी ठेठ ब्रजभाषा आ गई। हौवे विषाद मनमाही अतीव भारी, प्राकार जासू नव मंडल में समाने, प्राचीन जासू लख लोकप हूँ सकाने, जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे नवाए सिर देवपुरी लजानी। इधर आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का प्रभाव इधर आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदवद्य भाषानुवाद में किया था। उधर रखो पैर, सुनती नहीं हो किसी बात को, बार बार परेशान कर रही हो। इधर आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदवद्य भाषानुवाद में किया था, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत वृत्तों का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया हो, इस गलतफहमी में नहीं रहना है। किसने किया था? सरयू प्रसाद मिश्र जी ने। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुस्तककार में छपा। पुस्तकाकार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही,
पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वर्ड्सवर्थ का वो पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और यह आप ही उनकी उत्कृष्ट कविताओं में पालन नहीं हो सका था। द्विवेदी जी ने बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार भी उन्होंने किया है। तो वर्ड्सवर्थ क्या मानते थे स्थापना और तर्क के लिए, या जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसमें देख लीजिए क्या मानते थे कि गद्य और पद्य दोनों का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, ये काफी अच्छी कविता है द्विवेदी जी की। देखते हैं। सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई अलौकिक आनंद विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते ओहो अहो कहाँ, मतलब कहाँ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। मांगल्य मूल में वारी दृष्टि, ठीक है, इसी तरीके का है, पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल आपको चाहिए तो आप ले लो, बस शांत रहो, आप बोलो मत बस। पर महावीर प्रसाद जी का जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यबद्ध हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता आप पेपर में बार बार पूछी जाती है, बार बार आ रही है, इतिवृत्तात्मकता है। तो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसे आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इतनी बार यह रिपीट हुई है। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना, वक्रता बहुत कम आ पाई जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती। यथा, सर्वथा, तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का रूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तियों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं जैसे विधि विडंबना रची हैं। तो हिंदी के छंदों में कौन सी कविता है इनकी? विधि विडंबना, जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव सार उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद तो बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्राय जटिलता आ जाया करती है, पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ सुथरा अनुवाद दूसरा जो मैंने देखा है वह पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र का मेघदूत है। द्विवेदी जी की रचनाओं के 2 नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य युक्त बल युक्त सुस्पष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक न एक न दृष्टि आता, सारी प्रजा ने पड़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ को भी तुझको कहाँ है। इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तब अतिशय भारी, की उत्पन्न असूया तुझमें मुझसे कहो कथा सारी। मेरा यह अनिवार्य सरासन 5 कुसुम सायक धारी, अभी बना ले वे लग तक्षण ही उसको निज आज्ञाकारी। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नामक पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बाबू मैथिली शरण गुप्त के विषय में, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो कविताओं का उदाहरण यहाँ पर शुक्ल जी प्रस्तुत करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का परिचय देते समय वो उदाहरण ही पद्य के रूप में बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, साकेत आपके सिलेबस में है नेट के में, तो उसमें से तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर कई पद्य उसमें ये वाले ही रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो चीजें जिन्हें शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिख गए हैं। तो बाबू मैथिली शरण गुप्त के विषय में क्या कहते हैं? बेटू आप पापा के पास जाओ, पापा टफी घुमा के आ गए, उनके पास जाओ, ये मुंह में से निकाल के मुझे दे दो, ये गंदी है, टूट रही है। जाओ, पापा जा रहे हैं, जाओ। मंदिर चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेके जाएंगे, जाओ जल्दी जाओ, पापा पीछे हैं मिस्त्री अंकल के पास, जाओ जाओ। बाबू मैथिली शरण गुप्त
सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्राय 3 वर्ष पीछे संवत 1963 से, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, द्विवेदी जी के हाथ में। तो द्विवेदी जी के हाथ में कब आया था, 1903 में, सन की बात कर रही हूँ मैं, तो इसको आप फिर 1903 कर सकते हैं। बाबू तो उनके 3 वर्ष पीछे, तो ये लगभग हो गया आपका 1906, ठीक है। तो 1906 की ये बात हो रही है। 3 वर्ष पीछे अर्थात 1906 में बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में निकलने लगी और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती ही रहीं। संवत 1966 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ। तो 63 से 3 आगे लगाइए 66, तो 6 से 3 आ गई, ये 1909, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद करना है क्योंकि ये पूछा भी जाता है ना। छोटा सा प्रबंध काव्य, रंग में भंग क्या है, प्रबंध काव्य। तो एक विशेषता तो क्या हो गई, इत्तात्मकता हो गई। अभी जो प्रबंधात्मकता है ये द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता बनेगी क्योंकि बहुत कुछ लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। संवत 1909 में उनका रंग में भंग नाम का एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदियों की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं किया गया। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था। इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत ही प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी थी। इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू लिखा, केशव की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली हैं जो मंगल घट में संग्रहित हैं। प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनमें रंग में भंग, जयदत्त वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत और यशोधरा अंतिम 2 बड़े काव्य हैं। तो साकेत और यशोधरा क्या है, काव्य हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। साकेत तो सिलेबस में भी है नेट के, रंग में भंग, जयदत्त व्रत, और जो पूछी गई है वो है पंचवटी। सिद्धराज को भी देख सकते हैं, बाकी ये याद करनी है, इनको देखना नहीं है, रट लेना, पूछे ही जाएंगे। विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में जयदत्त व्रत और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। ये पूछा भी जाता है कि इनका ये क्या है, तो ये क्या है, छोटे छोटे काव्य हैं। गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना भी प्रभावशाली है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। वैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा राम को लोक के बीच अधिष्ठित करके देखने वाले कवि हैं, पर तृतीय उत्थान को छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित हैं। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरणित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं है। काव्य का एक मार्ग चलता देख उधर भी ये कुछ और थोड़े दिनों के लिए चलते रहे थे। गुप्त जी क्या करते हैं, जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले हैं और राम को लोक के बीच अधिष्ठित करके देखने वाले कवि हैं। लेकिन अब तृतीय उत्थान के समय जैसे छायावाद का मैंने आपको बताया था प्रचलन हो गया, तो अब जो प्रवृत्ति चल रही है तो प्रत्येक साहित्यकार उस प्रवृत्ति में भी कुछ रचनाएं करता है।
हालांकि उसकी अपनी एक व्यक्तिगत विशेषता होती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है, उसके आधार पर काव्य रचना करता है। उसके काव्य जब सबका आप बहुत सारे लेखकों का काव्य जब पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरीके की इनकी सोच है या इस तरीके की विचार शैली है, भाषा शैली है। लेकिन जैसी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार भी थोड़ा बहुत लगते हैं। तो उस समय तृतीय उत्थान में प्रवृत्ति किसकी आ जाएगी? द्वितीय उत्थान के बाद छायावाद की। तो उसके हिसाब से भी कुछ कविताएं लिखी हैं, पर वो इनके मन को रमने वाला नहीं था। इनका मन वहां पे इनके मन के अनुरूप वो नहीं थी। ठीक है, अब आगे शुक्ल जी कहते हैं साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। पूरे 2 स्वर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए हैं। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे। काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसमें तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला की वियोगावस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चीज है जो शुक्ल जी यहाँ लिख रहे हैं, हालांकि इसको पढ़ा होगा, पहले भूल जाते हैं, पुनः आपके साथ पढ़ रही हूँ तो याद आया। लेकिन फिर भी जब साकेत को पढ़ाने के बाद भी और थोड़ा सा मैं रुक गई थी क्योंकि मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, तो कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तो फिर सुन लेती हूँ मैं बीच बीच में आपके। तो तब भी मैंने कहा था कि साकेत मुझे अच्छा लगा, उर्मिला के विरह वेदना की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और दूसरी बात, उसके कोई कोई पद्य बहुत सुंदर है, बहुत उसमें नई सोच है। लेकिन जब बात आती है ना विरह वेदना की, तो सारी चीज़ें वही हैं जो पढ़ी हुई हैं, है ना। वो फिर एक उर्मिला सामान्य नारी की तरह लगने लगती है ना। तो क्या बोलूँ मैं आपको, एक्चुअली एक तो जब बीच में जब कोई टोक देता है या कोई बात हो जाती है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। नई तरीके की रचना उसमें देखने को मुझे नहीं मिली, अर्थात पुराने ढंग के उपमान, वही चंद्रमा, वही सूरज, वही चंद्रमा की शीतलता जलाती हुई सी, और मतलब वैसा ही वर्णन है जैसा और वियोग वर्णन हम पढ़ के आए पूर्व में। हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं आधुनिक काल तक पहुँचते पहुँचते, रीति के भी भक्ति के भी, जहाँ वियोग दशा का वर्णन है, और स्वयं आधुनिक काल में भी बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तो कुल मिला के ऐसा नया उसमें कुछ नहीं लिखा गया। हाँ, कुछ 2-4 पद्य मुझे बहुत अच्छे उसके लगते हैं, उनको मैंने आपको पढ़ाया भी है, और चयनित अंश ही मैंने चैनल पे आपको करवाए हैं, सिलेबस में है। साकेत पूरा बड़ा है, नवम सर्ग भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जैसा मैंने कहा जो सामान्य चीज़ें हैं ना वो नहीं पूछी जाती। तो 4-5 वीडियो मैंने उसके भी करवाए हैं, लगभग नवम अंश आपको कंप्लीट कराया है। एक उसमें एक नदी वाला आपका रह गया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवा दूंगी, तो वो शुक्ल की पुस्तक में आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। बाकी साकेत को भी आप आज ही देख लीजिएगा, जैसे अभी आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको इनकी रचनाएं, इनको समझना है कि किस तरीके की रचना करते हैं, तो फिर साकेत को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आज आप इस प्रसंग को यहाँ पढ़ा, इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आधुनिक काल यदि आप शुक्ल से पढ़ रहे हैं, तो इस आधुनिक काल को जो दूसरी मैंने नोट्स के फॉर्म में पुस्तक पढ़ाई है आपको, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो पढ़ लीजिएगा। तो इस शुक्ल के साथ साथ आधुनिक काल के संबंध में अन्य विद्वानों की क्या मान्यता है, क्या राय है, वहाँ से आप जान लेंगे, ठीक है। और रही बात साकेत की, तो वो हमें पढ़ना ही है, सिलेबस में भी है, और वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा इनके कौन से ग्रंथ हैं उनको मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। कुल मिला के मैथिली शरण गुप्त से संबंधित और द्विवेदी युग से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ऐसी मतलब मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जिस प्रकार ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और यकीन मानिए बहुत लोगों पर है, बहुत लोगों पर होगी शुक्ल की पुस्तक, लेकिन सब इसको पढ़ते नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिर अपनी सफलता के लिए आप विश्वास रखिएगा ईश्वर पे, आप बिल्कुल, क्योंकि सरल सब पढ़ के जाएंगे,
और कुछ ही प्रश्न होते हैं जो आपको 6% के अंतर्गत ला सकते हैं ना। आप सभी जानते हैं जितने विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं उसके 6% विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा पास करते हैं। तो उन 6% में आने के लिए भाई ये बुक पढ़नी पड़ेगी, और जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब आपको समझ में भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। सूरदास की गोपियां वियोग में क्या कहती, अब नए प्रकार का कैसे है देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे ना उकट परे। कैसे रहते हो, उखड़ क्यों नहीं पड़े तुम। पर उर्मिला ऐसा नहीं कहती। उर्मिला क्या कहती है, रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है ना। उदात का भाव दर्शाया है उर्मिला के विरह में। किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। यही बात इनकी मुझे पसंद आई। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर वो कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम ही फिरे। हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, कि अगर रामचंद्र नहीं आए क्या तुम ही लौट के आए हो, केवल तुम ही फिरे, हम गिरे। तो हम अपनी दृष्टि में गिर गए, अपने पद से गिर गए तो गिरे गिरे। अरे अब क्या है, अब तो गिर ही गए, अब क्या बात है, अब तो हम गिर ही गए। यदि अपने कर्तव्य मार्ग से भटक कर तो मेरे प्रेम के कारण लौट आए हो, तो फिर हम नीचे की ओर गिर गए हैं। दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटना शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मक सासा के साथ वर्णन कराई गई है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों की परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत ना करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसान और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज्य व्यवस्था में प्रजा के अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। अब एक लाइन में शुक्ल जी बहुत कुछ कह गए, ठीक है। उन्होंने सीधे सीधे मैथिली शरण गुप्त पर कोई आक्षेप नहीं किया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। जाहिर सी बात है कि मैथिली शरण गुप्त की साकेत में जो उन्होंने कहा है, शुक्ल जी उससे संतुष्ट नहीं है, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ लाइनें उसमें आई होंगी, जैसे आप पढ़ोगे साकेत तो उसमें है कि हम वृथा ही लड़ते हैं, है ना, हम राज्य के लिए लड़ते हैं और प्रजा के अधिकार हैं। उससे संबंधित बहुत सारी बातें मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के मुंह से कहलवाई हैं, जो कि अब द्विवेदी युग है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के समय जो आंदोलन भारत में चल रहे थे उनका प्रभाव उनको आपको काव्य पर दिखेगा। लेकिन शुक्ल जी का मानना है कि जो उर्मिला का स्वरूप है काव्य में, जो हमारी प्रतिष्ठित मान्यताएं संस्कृति की, उसके ये विरुद्ध है। वो उस तरीके की बातें उस परिवेश में कर ही नहीं सकती थी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस समय राजाओं की एक से अधिक रानी होना सामान्य बात थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस चीज ये बिल्कुल अप्रासंगिक है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और नैतिक स्तर पर भी इसे सही नहीं मानते। लेकिन उस समय वो सब कुछ नैतिक था, कोई अनैतिक या बुरी बात नहीं थी। उसे हम आज के उसमें लगा के देखें कि उसके 3 रानी थी तो वो उनसे प्रेम नहीं करता था, ऐसा नहीं है। राजाओं की एक से अधिक रानियां मान्यता प्राप्त थी समाज में, और जो चीज समाज में मान्यता प्राप्त होती है तो वो फिर उस काल के हिसाब से सही है। अब आज हमारी जिन परिस्थितियों में हम हैं आधुनिक युग के हिसाब से वो सही नहीं हो, तो हम आज इस चीज की निंदा कर सकते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कानून बन गया। लेकिन इस आधार पे आप पुराने समय की निंदा या आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से देखिए सही है। उस समय चलता था जो चलता था, ठीक है। आज आप क्या करते हो वो आप करो ना, कौन रोकता है। लेकिन जो चलता था वो एक सत्य है ना, उसमें क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, लेकिन जो चलता था उसे सबको पता था। हम शादी करके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी का एकमात्र ही हमारा रहेगा, दूसरी भी आ सकती है, क्योंकि उनकी माँओं के साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो शुरू से उस परिवेश में देखती थी, तो सही गलत वाली चीज़ वहाँ पर थी। और उस समय राजनीतिक युद्धों के और जिस पुराने काल में थे तो वहाँ पर अधिक संबंध स्थायी रहे, तो नाते रिश्ते जोड़ लिए जाते थे अधिक से अधिक। बहुत सारी चीज़ें हैं आदिकाल में, विस्तार से इनको बताया है, तो यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे।
लेकिन शुक्ल जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि वो उर्मिला को एक आधुनिक नारी की तरह प्रस्तुत कर लें। ठीक है, उर्मिला के विरह व्यथा को आप सामने लाए लोगों के लिए, आपने उस उपेक्षित पात्र को लोगों के सामने ला के रख दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको आधुनिक दृष्टि देना, उसको आधुनिक ताना बाना, उसको आधुनिक लिबास पहनाना, ये लिबास से मतलब उनकी भाव विचारों को इस तरीके से करना, ये शुक्ल जी को पसंद नहीं आया। और झंकार भी इन्हीं का काव्य है, पूछा गया, याद रखिएगा। अब साकेत की बात हो गई, अब बात करते हैं यशोधरा की। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भावी व्यंजना प्राय गीतों में है ना। प्रिय तुम मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सॉरी जो पूछा जाता है वो क्या है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, किस काव्य की है, यशोधरा की है। द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे बड़े पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। ठीक है, क्या रूपक मीन्स नाटक, अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास ये नाटक है। अनग में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावना और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। अब ये साकेत में भी देखने को मिलेगी विशेषता, और इसमें भी अनग इनका पूछा जाने वाला। वैसे तिलोत्तमा और चंद्रहास भी पूछ सकता है, बट अनग बार बार पूछा गया है, पुराने पेपर में आपको मिल ही जाएगा। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण करने की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। क्या मानी है उन्होंने सबसे बड़ी विशेषता, कालानुसरण की क्षमता। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसान और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी झलक हम इनके काव्य में पाते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़े कवि ठहरते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई है। खड़ी बोली के पद्यों का मिश्रण बंध रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण है। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों के कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थी। इसमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। इसके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशूलन और मधुसूदन दत्त द्वारा रचित ब्रजांगना, मेघनाद वध आदि का अनुवाद, उबड़ खाबड़ और अव्यवहृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषतः छोटे छोटे छंद के चरणांत में अब भी लगती हैं। भारत भारती और वैताली के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती है ना। अव्यवहृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें जो कि व्यवहार में नहीं आते, थोड़े कठिन संस्कृत शब्द, तो भारत भारती और वैताली के बीच की जो रचनाएं हैं इस दृष्टि की अवस्था में आ जा सकती है। उसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत मुक्त को लिरिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर भी जाता है। इस झुकाव का आवाज साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था। साकेत आपने देखा ना, करुणा तू क्यों रोई, उत्तर में है तू और अधिक रोई, कितनी लाक्षणिकता है, कितनी उक्ति वैचित्र्य, कितना चमत्कार है उस उक्ति में। ठीक है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। शुक्ल ने क्या माना है, सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उचिता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें। इनकी रचना के कई नमूने नीचे दिए जाते हैं और प्रत्येक नमूना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, भाई पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत भारती का देखिए, क्षत्रिय सुनो आह्वान गीत है। क्या कहते हैं, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयुष की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है कलेश का। तो भारतेंदु जी ने क्या कहा था कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात अति ख्वारी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का। अभी हमने पढ़ा ना था कि भारतेंदु की उस व्यवस्था को आगे इन्होंने बढ़ाया, उस भावना को। थे
हो और रहोगे जब तुम थी, हूं और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहां बहूंगी। ठीक है, तो ये भारत भारती के उदाहरण है। और देखिएगा, दूती बैठी हूं सच कर मैं, ले चल शीघ्र मिलू प्रियतम से, धाम धरा धन सब तजकर मैं, अच्छी आंख मिचौनी खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजू तुम्हें अकेली। अब ये झंकार की है, देखिएगा, निकल रही है उससे आहा, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चौंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ रही है, पहले आंखों में थे। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, है ना। ये कुछ उदाहरण है जो यहाँ साकेत से लिए हुए झंकार के हैं ये। ठीक है, ये साकेत के हैं, भले यहाँ पे पीछे वाले पेज पे लिख रहा है पर आपको पढ़ाए हैं तो याद है, और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये लाइनें, है ना। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। ये उर्मिला का उस समय वो सखी वो कह रही कि भाई तुम इतनी अश्रु बहा रही हो, क्यों बहा रही हो। तो बोलते पहले आंखों में थे, पहले तो मेरी आंखों में रहते थे ना, वो पहले सामने थे, उसके बाद आंखों में रहते थे। मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, अब मेरे मन में उतर गए हैं। आंखों में से कहाँ जाते हैं, मन में, यानी भीतर उतर गए हैं। और जब वो उसमें कूदे थे, जब मन आंखों से, और जब कूदेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ आप कूदोगे बहुत सारे जल में, तो छींटे वही पड़े थे। तो बस वो छींटे जो है ना, जो उछल, जब कोई ऊपर से गिरेगा पानी में तो छींटे उठते हैं ना, बस वही थे। आंसू कब थे, वो बड़े बड़े आंसू कब थे, वो तो छींटे थे ना, जब प्रिय मानस में कूद के मग्न हुए। बहुत सुंदर व्यंजना है इन शब्दों में। जैसा मैंने कहा कि कुछ पद्य मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं। ये वाला भी बहुत अच्छा है, रूपक उदाहरण है, रूपक अलंकार का उदाहरण है यह। सखी नील नवस्तर से उतरा ये हंस, आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला उनको चरता चरता। हंस सूर्य के लिए उपयुक्त है। रूपक का बहुत सुंदर यहाँ पर सांग रूपक है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ये बार बार लिखा पढ़ाया भी जाता है छोटी कक्षाओं में। और यह जो है शुक्ल नहीं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। कभी कभी जयशंकर प्रसाद की सी लगने लगती है, पर ये मैथिली शरण गुप्त की है। हम अपने हिमबिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता, आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु बाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही मही, यानी धरती। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सकी, छाकर चंद्रा नित्य। बहुत ही सुंदर सुंदर इन्होंने लिखा है। अब साकेत के ही सारे उदाहरण। इंद्र बधू आने लगी, क्यों निज स्वर्ग विहाय, क्यों आने लगी है भैया अपने स्वर्ग को छोड़कर, नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय, इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे बाग ध्यान यह, पावे ये दृग यानी नेत्र त्राण। अब और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, व्याख्या में ये नहीं करूंगी, साकेत में आपको कर चुकी हूँ, बाकी मैं करके बता सकती हूँ। लेकिन जब हम इसको साकेत वाले पार्ट में हमें पढ़ना ही है तो यहाँ समय क्यों दे, है ना। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, अपने को देखूं प्रिय को देखूं, सारे संसार जगती संसार को। हाँ मेरे कुंजों का कूंजन रोकर, निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा, धवल वसंसा धोया। अब ये जो पंक्ति उसमें मैंने आपको नहीं कराई थी, ये शायद ये वाली है, तो इसको थोड़ा आप देखिएगा, ये भी साकेत की है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल अंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्थल भर कर, उछल उछल कर, छल छल कर कर, थर थर करके, कल कल धर के, बिखराती है पारा, सखी निरख नदी की धारा। मैंने जो आपको पढ़ाया था वो भी बहुत सुंदर पद्य था। कौन सा था? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई, है ना। बहुत सुंदर पद्य है वो। मैंने कहा ना साकेत के कुछ पद्य बहुत ही प्यारे हैं। ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अवय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से ना पसीजियो। कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां है ना। चलिए ठीक है, अब जो अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय, इनको कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इनकी पंक्तियों को ध्यान से देख लीजिएगा, रचनाओं को ध्यान से देख लीजिएगा, साकेत को देख लीजिएगा। और हाँ, एक और इनसे संबंधित बात कि एक बार मैथिली शरण गुप्त ने एक अपना निबंध या एक लेख निकाला था सरस्वती पत्रिका में कि वर्तमान कवियों की नारी विषयक उदासीन था।
उदासीनता। तो उसी को आधार मानकर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया इनकी रचना की थी। ठीक है, यशोधरा आप जानते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित है। साकेत में उर्मिला का है। तो ये जो उपेक्षित नारी पात्र थे, जिनकी ओर बड़े बड़े कवियों ने ध्यान नहीं दिया था पहले, उन पात्रों को खोज खोज कर सुंदर सुंदर रचनाएं उनके ऊपर की हैं मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत के प्रारंभ में उन्होंने लिखा भी है कि यदि महावीर का मिलता नहीं प्रसाद तो कैसे करता मैं ये जो गाने। है तो महावीर से मतलब महावीर स्वामी भी और हनुमान जी भी है ना। तो हनुमान जी का भी जब राम कथा का प्रसंग है तो हनुमान जी का भी वहाँ नाम लिया ही जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्योंकि उनको ये रास्ता सुझाया था तो उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है ये मैं नहीं कहूँगी, और जो बार बार कह चुकी हूँ वो नहीं कहूँगी। आप लोग समझदार हैं। तो बस ठीक है, इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में मिलूंगी। कोई संशय हो, कुछ पूछना हो, कोई बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी अधिकतर आप लोगों के पास कोई बातें होती नहीं है। आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।